जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा पर। घरेलू हिंसा को लेकर के पूरा का पूरा समाज संवेदित है, परेशान है, लेकिन बात बन नहीं रही है। इसलिए सरकार को कानून बनाना पड़ा घरेलू हिंसा पर। पास में कोई अधिकारी हो जहां जा कर के आप अपनी बात कह सकें और तुरंत रिलीफ पा सकें, इसके भी उपाय किए गए। इसके अलावा डीएलएसए जालसा की तरफ से भी बहुत सारे प्रबंध किए गए हैं। ये घरेलू हिंसा है क्या और घरेलू हिंसा में किस तरह के मामले कानून के अंदर आते हैं और कैसे उन पर कार्रवाई होती है, आज कानून की बात में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे सेवानिवृत्त पीएलए प्रवीण कुमार सिन्हा साहब के साथ। नमस्कार। ये मैं जानना चाहता हूँ कि घरेलू हिंसा का तात्पर्य क्या है। घरेलू हिंसा मतलब क्या घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, तो हिंसा घरेलू हिंसा से कानून का घरेलू हिंसा से मतलब यह है कि घर में रहने वाले किसी भी रिश्ते में रह रहे हों, उन पर अगर किसी तरह का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो तो उसे घरेलू हिंसा में लाया गया है कानून के अंतर्गत। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में कोई हो। दोनों हो सकती हैं, लेकिन मेन स्त्री है। अच्छा, तो कैसे इसको माने? कानून क्या कहता है? कब ये दायरा आएगा? मान लीजिए कि आर्थिक रूप से कोई महिला है, कैसे मानेंगे कि वो आर्थिक रूप से प्रताड़ित है, आर्थिक रूप से शोषित है? कब कंप्लेन करेगी? आर्थिक रूप से प्रताड़ना तब होगा जब उसे आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने से मना कर रहे हैं, या उसकी कोई अपनी संपत्ति हो उसे आप बेच दे रहे हैं बिना उसकी सहमति के, या उसे बैंक में अकाउंट खोलने नहीं दे रहे हैं। किसी तरह का भी आर्थिक जो वो कर सकती है कानूनन अपने लिए आर्थिक उपाय, उसमें आप व्यवधान डाल रहे हैं तो उसका इसको थोड़ा सा और विस्तारित किया जाए। जैसे कि मान लिया जाए कि वो महिला जो है नौकरी करना चाहती है, कोई रोजगार करना चाहती है अपने से, तो आप जैसा बता रहे हैं वैसे अगर कोई रोक रहा है उसको उस काम को करने में, जी, तो वो घरेलू हिंसा में आएगा। दूसरे हम ये जानना चाहते हैं कि जो परिसंपत्ति है, पैटर्नल मैटरनल, दोनों पैटर्नल भी है, मैटरनल भी है, उस संपत्ति में किस तरह के मामले में घरेलू हिंसा का मामला आएगा और कब वो कंप्लेन करेगी? घरेलू हिंसा में एक तो ये हो जाता है कि लड़की जब घर चली आई ससुराल, तो ससुराल से रिलेटेड हुई या मैके से भी रिलेटेड रही, ये दोनों थोड़ा सा क्लियर किया जाए क्या है। अगर उसे घर में आप नहीं रहने दे रहे हैं या किसी कारण से घर से आप निकालना चाह रहे हैं जी, तो भी वो घरेलू हिंसा में आ जाएगा, मामला वो दर्ज होगा। चाहे वो मैके में रह रही हो, ससुराल में रह रही हो, इससे कोई फर्क कहीं भी रह रही हो। लेकिन उसका दावा किस बेस पर बनेगा? सिर्फ इस बेस पर कि वहाँ से एक रिश्ता कायम है, इसी बेस पर बनेगा? यानी कि उस घर की बेटी है या उस घर की बहू है जी। अब बाकी सारे रिश्ते उसके अंदर आ जाते हैं, सभी रिश्ते आएंगे। तो उसको इस तरह के मामलों में कंप्लेन कहाँ दर्ज करना चाहिए, कहाँ किससे राहत मिलेगी? ऐसे मामले मैंने तीन चीज़ें आपने बताई ना, एक आर्थिक हिंसा बताई, एक सामाजिक हिंसा बताई, एक शारीरिक हिंसा बताई। शारीरिक हिंसा का मतलब मारपीट करना, हाँ। किसी तरह का उनका अंग क्षण में किसी तरह का जख्म होना इत्यादि उसमें कवर करेगा। शारीरिक में मानसिक हिंसा में गाली गलौज वगैरह, या इस ढंग से जो प्रताड़ना है मानसिक, या उनको ये बांझपन कहना, कि लड़के नहीं उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको बांझ कहते हैं लोग, या कुछ और शब्द का उपयोग करना जो डाइन कहना या इस तरह का, वो सब उसमें कवर करेंगे। तो उसको मदद कहाँ से मिले, कहाँ जाना चाहिए उसको घरेलू हिंसा के मामले में? घरेलू हिंसा के मामले में सर्वप्रथम आपके यहाँ अगर प्रोटेक्शन अफसर हैं तो आप उनके यहाँ जा सकते हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके पास भी जा सकते हैं, या फिर पुलिस है, चाहे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के जो हैं मजिस्ट्रेट, उनके पास आप अपना केस दर्ज करा सकते हैं। अगर इन सबों में नहीं हो तो आप पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 100 आप डायल कीजिए, आपको ऑटोमेटिक वहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका मामला। जैसा कि आप बता रहे हैं कि नहीं निकलने दे रहा है, तो नहीं निकलने देने की स्थिति में तो बहुत भयावह स्थिति है, और हम लोग जैसा अभी मान बैठे हैं इस विकास के युग में
कि फ़ोन सबके पास ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारी संख्या में लोग हैं गाँव में, कस्बे में भी, जिनके पास कि फ़ोन की सुविधा नहीं है, और अगर प्रताड़ित कर रहे हैं तो फ़ोन की सुविधा सबसे पहले विड्रॉ कर ली जाती है। तो उस वैसे सिचुएशन में नियरेस्ट क्या होगा जहाँ कि वो अपना कंप्लेन दर्ज करा सके किसी, या कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो उनके बिहाफ में ये कंप्लेन दर्ज कराए कि फलां घर में हिंसा हो रही है? जी, कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके जो कि वो जान रहा है इस विषय में कि इनको घरेलू रूप में हिंसा में प्रताड़ित किया जा रहा है, जी, किनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो सक्षम न्यायालय में या पुलिस या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे प्रोटेक्शन अफसर, ये 4 जो हैं वहाँ वो उनकी ओर से ही या अपने तरफ से दरखास्त दे सकता है, आवेदन दे सकता है, तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। नहीं, सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? सर्विस प्रोवाइडर के लिए आप एनजीओ जो होते हैं वो रजिस्टर्ड उनको होना पड़ता है इस एक्ट के तहत, और उनको देना पड़ता है अपना। जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा कि किनका प्रताड़ना किया गया, उनको मेडिकल रिलीफ, इकोनॉमिक रिलीफ और जो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो उनको कानूनी सलाह देनी है सभी वो प्रोवाइड करेंगे। इवन रेसिडेंस भी वो सब बताएंगे उनको, उसे सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। और पीएसओ कौन हुआ? प्रोटेक्शन अफसर? प्रोटेक्शन अफसर उनको कहेंगे जिनको कि कानून के अंतर्गत सरकार बहाल करती है। उनका काम है ये देखना कि जो भी प्रताड़ित महिला हैं डोमेस्टिक घरेलू हिंसा की, तो उन्हें रेसिडेंशियल प्रॉब्लम, कस्टडी बच्चे का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या जो लीगल उनको ओपिनियन मिलना है, चाहे आप उसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में फ्री लीगल सर्विस दिलाना इत्यादि काम उनके हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि वे एक प्रोटेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं जो कि कोर्ट में दाखिल करते हैं। उसमें पूरा ब्यौरा रहता है उस संबंधित महिला से, कहाँ रहती है, कब कैसे वो रहती है, क्या है उनका आर्थिक स्थिति, सभी पूरा मेंशन रहेगा उसमें, और उनको क्या क्या अभी तक दिया गया हेल्प, जैसे मेडिकल हेल्प दिया गया और क्या क्या, वो सभी ब्यौरा उसमें रहेंगे और वो न्यायालय में सबमिट करता है। वो उसी के आधार पर फिर न्यायालय आगे बढ़ती है। आमतौर पर प्रोटेक्शन अफसर कौन होते हैं जो नियरेस्ट हो, जो जहाँ की वो जा सके? आमतौर पर क्या होता है? सीडीपीओ जरूरी नहीं है? कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने प्रोटेक्शन अफसर पुलिस से या सिविल सेवा से कहीं से बहाल किसी को भी प्रोटेक्शन अफसर बनाया जा सकता है जो गवर्नमेंट सर्विस में है? नहीं, जनरली महिला होना चाहिए, होनी चाहिए जनरल। हाँ, महिला में पुलिस अफसर भी हो सकती है, सिविल अफसर भी हो सकती है, ऐसा माइट भी हो सकती है। मैंने उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन उसमें वैसा नहीं है। हाँ, मेरी जानकारी में शायद सीडीपीओ होती है, सीडीपीओ मेरी जानकारी में फिलहाल तो सीडीपीओ को ही अथॉरिटी दी गई। इस मामले में जो महिला प्रताड़ित है उसको परेशानी ये है कि उसके पास फिनेंशियली भी वो सपोर्ट नहीं होगा, तब वैसी स्थिति में कंप्लेन करना, आना जाना ये भारी मुश्किल है। तो उसको तुरंत सपोर्ट चाहिए। एक तो सपोर्ट चाहिए, अगर उसके साथ बाल बच्चे हैं तो बाल बच्चों के लिए भी सपोर्ट चाहिए, अपने लिए भी सपोर्ट चाहिए। उस घर में अगर दुश्मनी हो रही है, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उसमें पुरुष एकजुट हो जाते हैं, महिलाएं भी उनके साथ हो जाती हैं भय से, या जो परंपरा बनी हुई है उस परंपरा की वजह से। खास करके बहुओं के मामले में तो ये अक्सर होता है। तो वैसी स्थिति में वो कैसे सपोर्ट ले सकती है, कैसे हेल्प ले सकती है, कैसे क्या कर सकती है? तो जो मामला प्रोटेक्शन अफसर के पास आएगा, चाहे सर्विस प्रोवाइडर के पास आए, चाहे पुलिस के पास आए, न्यायालय में जो मामला आ जाता है उनके द्वारा या किसी उनके प्रतिनिधि के द्वारा, तो कोर्ट सो मोटो अपना काम करती है। आप आवेदन जब दाखिल होगा, न्यायालय उसका देखेगी, उसमें अगर केस बन रहा है तो न्यायालय बिना अगेंस्ट पार्टी को के अनुपस्थिति में भी ऑर्डर पास कर देगी, जिसको कि उनको करना होगा। न्यायालय के ऑर्डर को का उल्लंघन नहीं हो, इसको देखने का काम प्रोटेक्शन अफसर का है। सर्विस प्रोवाइडर भी वो देखेंगे, पुलिस भी देखेगी। इस तरह से उनको जो भी ज़रूरत है वो सभी ऑर्डर्स कोर्ट से मिल जाएंगे उन्हें।
इसमें जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसकी कहाँ भूमिका आती है? डालसा हो या झालसा हो या नालसा हो, उसकी भूमिका कहाँ है? लीगल सर्विस किस तरह के मामले में? अथॉरिटी का भूमिका आएगी जी। अगर वो महिला सक्षम नहीं है खुद, तो उसे लीगल जो ओपिनियन है वो प्रोवाइड करने के लिए DLSA आगे आएगा, और जितने तरह की माने उनकी ओर से अधिवक्ता नियुक्त करना, उनको अगर किसी तरह का खर्च है कहीं तो वो भी प्रोवाइड करेगी DLSA, जिससे कि वो अपना कानूनी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। नहीं, इसमें थोड़ा सा और विस्तार में हम जाना चाहेंगे, क्या कि हम जिस एरा में रह रहे हैं उस एरा में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बदल जाते हैं। कोई इस डिस्ट्रिक्ट में है, कोई उस डिस्ट्रिक्ट में है, और वहाँ से वो कंप्लेन कर रहा है, तो किस तरह के मामले DLSA लेगा? इंटर डिस्ट्रिक्ट मामला होगा? किस तरह के मामले झालसा लेगा, जो ये कहना है एक डिस्ट्रिक्ट का हो गया या इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया, और किस तरह के मामले जो इंटर स्टेट हो गया? क्या है मामला इसमें थोड़ा सा, कि किस तरह कंप्लेन, या कहीं भी कंप्लेन करेंगे तो कोई भी किसके पास जाएगा, तो जो संबंधित नियरेस्ट अथॉरिटी होगा वहाँ भेज देगा और वहीं से इंटरटेन होगा? क्या है इसका प्रोविज़न, क्या है? अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर केस करना, माने घरेलू हिंसा का ही रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती है, अगर मान लीजिए वो हमारे झालसा जो हमारे यहाँ रांची में है, जो पूरे झारखंड स्टेट के लिए, वहाँ अगर भेज देती है, मान लीजिए वो रहने वाली कोडरमा की है, और तो झालसा उस आवेदन को कोडरमा व्यवहार न्यायालय में भेज देगी। डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सर्विसेज जो है वो कोडरमा उसको भेज देगी। कोडरमा अपना कार्रवाई करेगा, वहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भेज देगा आवेदन को। अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में है आप, तब तो उसी डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ रहते हैं दोनों पक्ष, मान लीजिए सेम डिस्ट्रिक्ट में है, सेम डिस्ट्रिक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रह रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तीसरे डिस्ट्रिक्ट, हाँ। तो महिला जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रही है वो वहाँ दाखिल कर सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। वो चाहे तो जहाँ सेकंड पार्टी रह रहे हैं उसके न्यायालय में भी वो दाखिल कर सकती है, या वो जहाँ कारोबार कर रहे हैं वहाँ भी दाखिल कर सकती है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ, इसमें एक और मामला लगता है कि उस पर बात करनी चाहिए, कि हिंसा से तंग आकर के वो घर से निकल गई जहाँ भी, तो वैसी स्थिति में निकलने के बाद तो उसको गुंजाइश है कंप्लेन करने का, तो वो इंटरटेन कैसे होगा अगर डिस्ट्रिक्ट बदल जाता है, स्टेट बदल जाता है? वैसी स्थिति में वो मान लीजिए घर से निकल चुकी है किसी, या निकाल दी गई है, दोनों स्थिति है। हाँ, दोनों स्थिति में वो अपने जहाँ भी है वहाँ लोकल पुलिस के पास जाए, हाँ। लोकल पुलिस में आवेदन दे, संबंधित जहाँ उनका निवास स्थान है चाहे जो है उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर देगी, वहाँ भेज देगी उनके आवेदन को, वहाँ से कार्रवाई सुचारू। आमतौर पर पुलिस के पास लोग नहीं जाना चाहते हैं, जो खास करके महिलाओं के मामले में आमतौर पर पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं। बहुत तरह की जो पहले से अपने दिमाग में बैठे हुए आग्रह पूर्वाग्रह वो भी बना हुआ है। हालांकि बहुत सारी महिलाएं पुलिस में आई हैं, तब स्थितियाँ थोड़ी बदल रही हैं, लेकिन वैसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए अगर पुलिस में नहीं जाना चाहती हैं? तो ग्राम पंचायत लेवल पर या ग्राम सभा लेवल पर कोई आदमी है जो जिससे वो मदद ले सके इस तरह के मामले में? तो आम व्यक्ति मदद करने के लिए सक्षम है, कोई भी व्यक्ति इस रिपोर्ट दर्ज करा सकता है किसी भी के तरफ से, इसमें कहीं रुकावट नहीं है, आप अगर जान रहे हैं। लेकिन अगर प्रोटेक्शन अफसर या सर्विस प्रोवाइडर आपको मालूम है तो उनका अगर सेवा लेते हैं तो आपको तुरंत वो कार्रवाई अपने तरफ से करेंगे और आपको देंगे, न्यायालय में उसका रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब जैसे कि एक मामला समझा जाए कि आज के दिन में झारखंड में बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं, लड़की पढ़ रही है उसकी शादी तय कर दी जाती है, वो शादी नहीं करना चाहती, तो ये भी एक तरह का हिंसा ही है। कानून उसके अलग हो जाते हैं लेकिन हिंसा तो है। हाँ, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, उसको स्पोर्ट्स में नहीं जाने दिया जा रहा है, वो अपना करना चाहती है, नाबालिग है, छोटी बच्ची है, तो छोटी बच्ची कह करके उसको मना कर दिया कि नहीं तुमको ये नहीं करने जाना है, तुम नहीं जा सकती हो। तो इस तरह के मामले उसको क्या करना चाहिए? वो अपने स्कूल से या जहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वहाँ से कहीं से मदद पा सकती है क्या, कि देखिए हम चाह रहे हैं ये हमको मदद नहीं मिल रही है? अब उसके लिए आवेदन अगर कोर्ट में आता है तो न्यायालय को ये आदेश पारित कर सकता है कि आप माने रेस्ट्रेन करेगा उस व्यक्ति को। मान लीजिए मदर फादर उसको
ज़बरदस्ती शादी करना चाह रहे हैं तो उनको रेस्ट्रेन करेगा बाय ऑर्डर। और या मान लीजिए वो खेल में जाना चाहती है, नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उनको वहाँ भी रेस्ट्रेन करेगा। और अगर वो खेल विद्यालय में प्रवेश से भी उनको रोकेगा, जिससे कि वो समुचित अपना जो खेल का है वो ट्रेनिंग ले सके। आमतौर पर घरेलू हिंसा में बहुएं ही शामिल रही हैं अभी तक, तो इसलिए थोड़ा सा हम विस्तार चाहते हैं। विस्तार इस मामले में कि फुआ है, चाची है, ये है, वो है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। लेकिन जो घरेलू हिंसा का मामला आता है वो बहुओं को लेकर के ही आता है। उसके लिए कानून भी है, दहेज विरोधी कानून और फलाना कानून। इसमें कौन सारे मामले आएंगे, कौन सारे मामले नहीं आएंगे? इसमें आपको शारीरिक तो हो गया, धक्का देना, मारपीट करना किसी भी तरह से, अगर दोनों मारपीट हुई है तो वो उस तरह के मामले आ जाएंगे। सेकंड, उनको वही लैंगिक नाते रिश्तेदार को नहीं आने देना, नाते रिश्तेदार को नहीं आना, वो अपना मैके से बुलाना चाहती है उसको नहीं आने देना, मैके नहीं जाने देना, ये सब भी आएगा। ये सब भी घरेलू हिंसा में ही आएगा। जो उसका और उसका एक राइट है, उसका यहाँ भी वायलेशन होगा तो वो कवर करेगा। मैंने किस तरह से, वही हम समझाना चाहते हैं, अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं, कैसे कवर करेगा? मान लीजिए कि वो घर आ गई, अपने ससुराल आ गई, या ससुराल में से उसको मैके नहीं जाती, या मैके के किसी को नहीं आने दिया जा रहा, या मैके चली गई तो जो हिंसा यहाँ हो रही थी उसकी वजह से उसके माँ बाप बोल रहे कि अब तुमको नहीं भेजेंगे, या उसके घर वालों के मुताबिक शादी नहीं हुई थी इस वजह से कह रहे हैं कि मैके वाले कि हम घर नहीं भेजेंगे। तो वो किस तरह के मामले, इसी मामले में आएंगे, अलग से मामले में आएंगे? नहीं, वो इसी मामले में आ जाएंगे, यही कवर कर लेगा। हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट केसेस नहीं होंगे। इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत ही ये सभी कवर कर जाएंगे। नहीं, अपने यहाँ जैसे कानून है, उस कानून में तो यह है ना कि बाल विवाह निरोधी कानून वो एक अलग है, ये क्या नाम है, दहेज प्रताड़ना कानून वो एक अलग है, लैंगिक हिंसा। आप ये समझ लीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के में अगर आप केस दर्ज करते हैं तो उसके साथ साथ वो जो आप दहेज का मामला है, अदर एक्ट्स का मामला है, वो भी आप दर्ज कर सकते हैं। नहीं, हमारे दर्ज करने का नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि उसको कहाँ से जल्दी मदद मिले, इस पर हम बात करना चाह रहे हैं। मदद वही प्रोटेक्शन अफसर देंगे। प्रोटेक्शन अफसर आपको सभी सर्विस प्रोवाइडर सभी आपको बातें कवर करेंगे, कवर करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो सभी आपको प्रोवाइड। या जो डालसा या झालसा से जो भी आपको एडवोकेट्स नियुक्त किए जाएंगे वो आपको बताएंगे कि हम ये एक्ट में केसेस फाइल कर सकते हैं। उसके आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। तो ये जो प्रोटेक्शन अफसर और ये जो एनजीओज बता रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर, इसके बारे में ये पब्लिसिटी होती है क्या, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कहाँ उनसे बात? हाँ, जनरली आपको जैसे पंचायत भवन या ब्लॉक है तो ब्लॉक में लिखा रहता है ये योजना चल रही है, तो इस तरह का मामला कि फला फ़ोन नंबर हो सकता है, फला ये हो सकता है, वहाँ पर बात करिए। हाँ, जो है वो जैसे आप बताया कि CDPO होते हैं प्रोटेक्शन अफसर, तो उस तरह का कहीं मुझे अभी झारखंड में मुझे नज़र नहीं आया है। मेरे पास जो सूचना है वो मैंने बताई। हाँ, जरूरी नहीं कि हो ही, मेरे पास जो सूचना है कि CDPO को दिया गया। माने अगर दिया जाए तो अधिक अच्छा है कि ग्रामीणों को जानकारी रहेगी कि उन्हें कितने फ़ोन नंबर पर या किनसे मुलाकात करनी है, ये ज़रूरी है। ऐसे आप वेबसाइट देखें तो सेंट्रल वीमेंस कमीशन जो है उसके वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे कहाँ कहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो वो तो नहीं, अपने यहाँ तो व्यवस्था सब बनी हुई है, लेकिन व्यवस्था का लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो हम लोग ये चर्चा करनी पड़ी, इसलिए हम उस पर थोड़ा ज़्यादा थ्रस्ट दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ये जोर दे रहे हैं। इस पर काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि अभी हम आप पैरा लीगल वॉलंटियर्स बहुत नियुक्त किए गए हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिनका काम ही है कि वो लीगल अवेयरनेस फैलाएं, उनका भी हम लोग इस पर हेल्प ले सकते हैं। सेमिनार या कुछ अपना जो भी है वहाँ ब्लॉक स्तर पर या जो मुखिया होते हैं उनसे कहकर एक 4-5
गांवों को मिलाकर वो लोग करते हैं आयोजन अपना, तो उसमें भी वो बता सकते हैं और इस तरह से मालूम हो जाना चाहिए। नहीं, स्कूल कॉलेज जो है वो एक हमको लगता है कि सबसे बढ़िया जगह है जहाँ से कि अपनी बातें कम्युनिकेट की जा सकती हैं और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। तो स्कूल कॉलेज में डालसा का प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हमारे सेक्रेटरी, डालसा सेक्रेटरी होते हैं या और भी जो सदस्य हैं उस जिला के, वो लोग अपना भाषण जो भी देते हैं तो वो बताते हैं संबंधित जो कार्यक्रम हो रहा है उसके संबंध में उनको जानकारी दी जाती है। तो उससे भी वो मैं समझता हूँ कि उन्हें मालूम चल जाएगा। लीगल क्लिनिक क्या होता है इस मामले से अगर देखें तो लीगल क्लिनिक कुछ है क्या आसपास में, पंचायत में या ब्लॉक में? लीगल क्लिनिक की स्थापना की गई है हाल फिलहाल सभी राज्य के जितने भी जिला हैं सभी में किया गया है और वहाँ एक PLV रहते हैं और 3 या 4 एडवोकेट्स के पैनल हैं जिनको डालसा ही देती है। उनका जो रेम्यूनरेशन होता है वो वीक में एक दिन चाहे 2 दिन उस क्लिनिक में जाते हैं जी, और संबंधित जो लोग को जिनको भी ज़रूरत है उनसे वो अपना कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये लीगल क्लिनिक कहाँ, ब्लॉक में है, ये अस्पतालों में है, कहाँ है लीगल क्लिनिक जहाँ से कि वो? लीगल क्लिनिक आपको डिस्ट्रिक्ट्स में है, ब्लॉक्स में है। ब्लॉक्स में है, माने जहाँ BDO बैठते हैं वहाँ पर एक, हर एक ब्लॉक में है। और ऐसे आप जैसे अस्पताल की बात की तो अस्पताल में भी एक पैरालीगल वॉलंटियर रखा गया है, जिससे कि आपको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो वो सुविधा आपको वो उसके माध्यम से मिल जाए। उसी तरह से जेल में, कारा में भी एक पैरालीगल वॉलंटियर को रखा गया है। जी जी, तो वो भी आपको सभी सुविधा प्रदान करेगा जो कि आपको मिलनी चाहिए, लीगल राइट से संबंधित वो सभी वो देंगे। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो उसकी सूचना वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो सेक्रेटरी हैं उनको देंगे। तो इस तरह से उनको प्रोवाइड हो जाएगा। हमारे यहाँ हिंसा जो है, हिंसा के बारे में दुनिया में भी ये बात स्थापित है कि हिंसा हमेशा बदले की भावना विकसित करती है और समाज को तोड़ती है, व्यक्ति को परेशान करती है और पूरा घर, परिवार, समाज दुखी रहता है, परेशान रहता है। इसलिए हिंसा से तो बचें। दूसरे की, अपने यहाँ भारतीय परिवेश में, भारतीय परंपरा जो है उसमें औरतों को देवी मानते हैं, तो देवी के साथ प्रताड़ना ये अपने आप में बहुत ख़राब बात लगती है। घर में वो है जो कि माँ है, बेटी है, बहन है, उसकी भी दुनिया है, उसके भी सपने हैं। तो सपनों को उनके हिसाब से, आप अपने हिसाब से तो करिए ही, लेकिन उनके हिसाब से भी देखिए ताकि उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो। बहुत पहले जब आज़ादी हुई थी, आज़ादी के बाद एक स्लोगन बसों में लिखा रहता था कि आप वही व्यवहार करें जो दूसरे से अपेक्षा करते हैं। तो यह मान करके चलें कि आपको कोई ख़राब से बोलता है तो आपको तकलीफ़ होती है, तो दूसरे को ख़राब से आप बोल रहे हैं तो उसको भी तकलीफ़ होगी, उसको परेशानी होगी और यह हिंसा में आएगा। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।